हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी एसओएल के स्टूडेंट हैं और वो थर्ड सेमेस्टर में। इसके अलावा एनसी वेव, रेगुलर कॉलेज या फिर वे सभी स्टूडेंट जो इग्नू में या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर उनको मेडवेल की हिस्ट्री पढ़नी है, अगर उन लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास के बारे में पढ़ना है, तो आज की ये नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो एसओएल के स्टूडेंट हैं उनका थर्ड सेमेस्टर का हमारी ओर से जो कोर्स चल रहा है वो उसका आज वीडियो का दूसरा सीरीज़ है, दूसरी वीडियो है, जिसमें आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उनके जीवन के में कैसे उसके जीवन में उत्कर्ष आया, यानी कैसे वह एक गुलाम से एक शासक बनते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलेगा, इस ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके जीवन में जो शासन काल रहा उन्होंने किस सन तक उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, ये लिखा हुआ है। सन 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो उसके बाद में क्या करते हैं, ये शासक बन जाते हैं दिल्ली सल्तनत के। और कब तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती 1210 तक, तब तक ये क्या करते हैं, ये दिल्ली सल्तनत के शासन पर तैनात रहते हैं। तो कैसे ये एक दास से एक शासक बने, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में जो दिल्ली सल्तनत है उसमें मोस्टली शासक आप लोगों को जो तुर्क साम्राज्य के मिलेंगे। और हम सबसे फर्स्ट रूलर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्लेव डायनेस्टी का है, यानी गुलाम वंश, दास वंश का है, जिसका कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में तुर्क साम्राज्य का अगर कोई वास्तविक संस्थापक था तो वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे पहले भी कई तुर्की भारत में आए थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे, परंतु अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। वो भारत में आते थे, हमला करते थे और इसके बाद में वो जो भी लूटपाट उन्हें मिलता था लूटते थे और अपने देश में वो लौट जाते थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति रहे, सबसे पहले ऐसे शासक रहे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कब से कब तक शासन किया, तो ये आपको पता चल गया। तो कैसे वो दिल्ली आते हैं, एक दास से एक शासक तक का सफ़र, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि भाई उनके जो माता पिता थे वो कौन थे, इलबारी तुर्क थे। ध्यान रखना है, वो तुर्क में ही जन्मे थे या तुर्किस्तान पर ही रहते थे और उनका जन्म जो है तुर्किस्तान में हुआ था। ध्यान रखना है, माता पिता और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों ही कहाँ से, तुर्किस्तान से या तुर्क भाषा से संबंध रखते थे। जब वह केवल एक बालक थे, यानी जब वो छोटे से ही थे, तब उन्हें एक व्यापारी क्या किया, निशापुर ले गया। निशापुर एक बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक केंद्र का नाम है, आप लोगों को ध्यान रखना है। व्यापारी उन्हें अपने साथ में निशापुर ले गया और व्यापारी ने वहाँ पर क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक काजी के हाथों बेच दिया। आप लोगों को ध्यान रखना है, काजी ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। कहाँ पर खरीदा, निशापुर में खरीदा। और उसके बाद में काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में खरीदा था। ध्यान रखना है, काजी ने अपने पुत्रों की तरह कुतुबुद्दीन ऐबक की भी जो शिक्षा है और साथ ही साथ धर्म का ज्ञान है और सैनिक प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया। लेकिन आगे चल के जब काजी भी बहुत ज़्यादा वृद्ध हो जाता है, काजी की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में उसके काजी के जितने भी पुत्र थे उन सभी ने क्या किया कि भाई उसे दोबारा से बाजार ले जाते हैं और उसे एक व्यापारी के हाथों बेच देते हैं। व्यापारी उसे खरीद लेता है, किसे खरीद लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लेता है और उसके बाद में उसे वो क्या करता है, गजनी ले जाता है। और गजनी जब वहाँ गया तो काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इतनी धार्मिक और सैनिक शिक्षा दे दी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा या योग्य व्यक्ति था। इन योग्यताओं से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी, जो कि गजनी का शासक था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। तो आपने ये देखा कि भाई मोहम्मद गौरी के पास में कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे आता है। मैं आप लोगों को अभी ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ।
हालांकि हमने फर्स्ट क्लास में भी आप सभी को क्लियर कराया था, लेकिन जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं आज ही हमारे साथ क्लास में जुड़े हैं, तो भाई उनको ये पता चल जाना चाहिए कि जो मोहम्मद गौरी है वो गजनी पे शासन किया करता था, और गजनी के अलावा भी उसने 2 प्रदेश और जीते थे। पहला आपको याद रखना है मुल्तान, और दूसरा आप लोगों के लिए दिल्ली। और ठीक इसी तरीके से जो मोहम्मद गौरी है उसके 3 प्रमुख सैनिक अधिकारी रहते हैं, जिसमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। दूसरी चीज़, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली तैनात किया गया था ताकि यहाँ से वो जो भी कर व्यवस्था, जो भी कर आता है वो गजनी भेज सके। लेकिन मोहम्मद गौरी का आपको पता है कि कोई भी वारिस नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, इसकी वजह से उन्होंने गजनी जो है, गजनी पर एलदोज, उसका एलदोज भी लिखा होता है कई बुक में, यलदोज भी लिखा होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और मुल्तान पर कुबाचा ने कब्जा कर लिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया, दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा था। अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन की उत्कर्ष। भाई कैसे, ऐसे तो होगा नहीं कि भाई मोहम्मद गौरी ने ऐसे ही मन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा भाई दिल्ली संभालिए। ऐसे तो बहुत सारे सैनिक थे, और आप ये भी समझ सकते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो एक दास था, दास को एक पूरा क्षेत्र संभालने के लिए दे दिया। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत ही योग्य था, बहुत ही होनहार था, और वो अपनी इतनी उसके अंदर कला थी कि उसने अपने स्वामी यानी मालिक को भी प्रसन्न कर रखा था। इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की जो नियुक्ति है एक इक़्तिदार के रूप में ही, या एक भूखंड के प्रदेश की शासन व्यवस्था और कर व्यवस्था संभालने के लिए ही दिल्ली भेजा गया था। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन के उत्कर्ष के बारे में। तो भाई कुतुबुद्दीन जो है वो समस्त प्रशासनिक गुण थे, यानी काजी ने उसे सैनिक गुण, धार्मिक गुण और भी गुण उनमें विकसित किए थे। और बाकी जैसे जैसे व्यक्ति उम्र के हिसाब से बड़ा होता है तो बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करता है, सीखता है। तो ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर बहुत सारी प्रशासनिक गुण थे, और उन गुणों से प्रभावित करने के लिए वो तत्पर तैयार भी रहता था कि वो लोगों को अपने गुण से, प्रतिभा से लोगों को अचंभित कर देता था। उसमें बाहरी तड़क भड़क नहीं थे, यानी कहते हैं ना दिखावापन। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक में कोई भी ऐसा दिखावापन नहीं था। वह अपने साहस और उदारता से अपने स्वामी को अपनी ओर उसने आकर्षित किया था, यानी उनमें बहुत ही ज़्यादा साहस था। कैसा साहस था, युद्धों में उसने कमाल के प्रदर्शन किए थे, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, उसके मन में बहुत उदारता थी, यानी लोगों के प्रति ऐसा नहीं था कि भेदभावपूर्ण व्यवहार करे या इस तरीके से। तो इस वजह से स्वामी को अपनी ओर उन्होंने इस तरीके से आकर्षित किया था, और वह अपने स्वामी के प्रति प्राय भक्त निकला, यानी अपने स्वामी के प्रति इतना निष्ठावान था। आप लोगों को मैं बता दूं, सन 1206 में जब तक मोहम्मद गौरी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन आप सभी को पता है कि जैसे 1992 में ये जो युद्ध है तराइन की दूसरी लड़ाई, इस लड़ाई के अंदर ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था, और परास्त करने के बाद में दिल्ली पर शासन की बागडोर कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी थी। क्यों सौंपी थी? क्योंकि इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। इस प्रदर्शन से खुश होकर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें यहाँ का प्रबंधक बना दिया था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं। अब भाई इस वजह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब तक मोहम्मद गौरी मरा भी नहीं था, तब तक मोहम्मद गौरी यानी एक सम्राट का जो पद होता है, उस पद पर कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बैठा था। उसके जो स्वामी थे, उसके स्वामी ने उन्हें वहाँ पर भारत का अधिकारी बना दिया, और उन्हें एक पद भी दिया था जिसे बोलते हैं अमीर ए अखूर। ये तुर्की भाषा का शब्द है, इसका हिंदी मीनिंग होता है अस्तबल का अधिकारी, यानी जो घुड़सवार होते हैं उनके अधिकारी के रूप में सबसे पहली कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद में आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1992 में तराइन की दूसरी लड़ाई में उन्होंने भारतीय विजय का प्रबंधक बनाया था, और इस लड़ाई में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और इस वजह से ही उन्हें क्या किया था कि भाई इस युद्ध से ही प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का अधिकारी बनाया गया। इस तरह ना केवल वो एक शासनीय प्रबंधन क्षेत्र में ही रहे, बल्कि अपने विजयी क्षेत्र में भी धीरे धीरे विस्तृत करते रहे। वो नए नए क्षेत्रों को भी आगे चल के जीतते रहेंगे, आप ये भी देखोगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने दिल्ली के निकट ही इंद्रप्रस्थ में अपना केंद्र बनाया था, यानी दिल्ली में ही आप लोगों को पता है इंद्रप्रस्थ नाम की जगह है, यहीं पर उन्होंने केंद्र बनाया था। और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, से दृढ़ बनाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वैवाहिक संबंध बनाए। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई ताजुद्दीन एलदोज, यानी जो एलदोज है उसकी बेटी से खुद शादी किया,
यानी एलदोज जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, एलदोज जो है आगे चल के आप लोगों को मैंने बताया कि ऐसे गजनी का शासक बना था। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो गजनी का शासक बना, और एलदोज कभी इस पे हमला ना करे इसलिए इसने क्या किया कि उसकी बेटी से शादी कर ली। इसके बाद में अपनी बहन की जो शादी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे करवाया, भाई कुबाचा से, जो कि मुल्तान का शासक था, और इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री यानी अपनी बेटी जो है उसकी शादी करवा दी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ने अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत किया, अपने आप को ताकतवर बनाया। इसके बाद में सन 1192 में उसने अजमेर और मेरठ में विद्रोह का दमन किया, और 1194 में अजमेर में दूसरी बार दमन किया। यानी वहाँ पर बहुत सारे विद्रोही थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के विरुद्ध में आ गए थे। और आप लोगों को पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दो सबसे पुरानी मस्जिद जो है कुव्वत अले इस्लाम दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोलते हैं, वो अजमेर में बनाई थी। ये भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद है जो किसी शासक ने बनवाई थी। उसी वर्ष चंदावर के युद्ध में कन्नौज के जो राजा थे, राजा जयचंद, इनको भी इन्होंने परास्त किया था। और सन 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीमदेव को भी दंडित किया। भीमदेव कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो गुजरात की राजधानी पे शासन करने वाले शासक थे भीमदेव, और उनको लूट मार करके इसी तरीके से वो दिल्ली आए थे। इसके बाद में सन 1202 में उन्होंने बुंदेलखंड का जो वहाँ पर किला है, बुंदेलखंड का जो किला है, वहाँ पर भी उन्होंने अपना कब्जा किया, और वहाँ पर भी बहुत आसानी से उन्होंने लोगों को बंदी बना लिया, वहाँ पर लोगों को अपने नियंत्रण में ले आए। इसके बाद में वो महोबा डिस्ट्रिक्ट यानी महोबा नगर जो है उसकी ओर बढ़े, और धीरे धीरे उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से, क्लियर एंड कट वे में मैं आपको बता दूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1192 में जब दिल्ली पर उनकी नियुक्ति होती है, तो उसके बाद में उन्होंने अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ाया, उन्होंने नए नए क्षेत्रों को जीता, जैसा कि आपने अभी देखा। इसके बाद में उन्होंने बदायूं पे भी कब्जा कर लिया, और बदायूं उस समय जो था भारत के सबसे बड़े धनी देशों में से एक था। उस समय जो आप लोगों को ध्यान रखना है, सेनानी इख्तियारुद्दीन बिहार और बंगाल उससे भी बिहार और बंगाल पे एक शासक राज करता था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन, इस पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। इसी प्रकार 1206 तक अपने सिंहासन रोहण में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इसी प्रकार से अपने जो मालिक थे उनके मालिक से तो वो मुक्त नहीं हो पाया, परंतु खलीफा से इन्होंने शासन करने का अधिकार पत्र जो है वो प्राप्त कर लिया था। और लगभग उसके जितने भी प्रतिनिधि थे, यानी जो भी उसको चुनौती दे सकते थे, उन सब पर अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों पर, चाहे वो अजमेर के शासक रहे, गुजरात के शासक रहे, बिहार के शासक रहे, बुंदेलखंड के शासक रहे, बदायूं के शासक रहे, जहाँ के भी शासक थे, नियंत्रण उन सबको अच्छे से इसने नियंत्रण किया, और इस तरीके से अपना शासन व्यवस्था पे वो आ जाता है। और ना यहाँ पर ये आपके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन परिचय था, जो मेरी ओर से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आसान शब्दों में करवाया जा चुका है। इसका नोट्स बना लीजिए। अगर आप लोगों ने अब तक हमें टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं हुआ है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो आप उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। अधिक से अधिक मित्रों तक उस ग्रुप के लिंक को भी शेयर कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें अपनी क्वेरी को भेज सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप हमसे इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप हमसे इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हो। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई, पसंद नहीं आई। चलिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।